हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन। और इसमें देखते हैं, पहला टॉपिक हमारे पास आ गया बेटा, बायो के अंदर द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए और इम्पोर्टेंट तो है ही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड। बेटा जी, अगर हम जनरली बात करें तो लिविंग वर्ल्ड टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपको ये नोन करवाएगा कि भाई बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, कैसे आप एक लिविंग क्रिएचर को नॉन लिविंग पार्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके कुछ फीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे किस चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड में, राइट। तो जैसे कि यहाँ अगर हम थोड़ा देखें तो लिविंग वर्ल्ड में लिखा है building block of life and their functions. Living organism is formed of many type of inorganic as well as ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। मीन्स कि अगर आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना है तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही मॉलिक्यूल की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा जी? बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग क्रिएचर को क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी फॉर्मेशन में जो आपको हेल्प करेगा वो बायोमोलिक्यूल्स हो गए। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड वाटर, मिनरल एक्सेट्रा एंड आर ऑलवेज बायो माइक्रोमोलिक्यूल स्मॉल साइज। वो कहते हैं आपके पास यहाँ पर जो यूज़ हो रहे हैं उनमें उनकी हमारे पास दो कैटेगरी आ गई। एक आ गई माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और एक हो गया मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स जो बहुत छोटे हैं। छोटों का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास जो उनका साइज़ है वो 18 डाल्टन से हमारे पास 800 डाल्टन के बीच में है। और अगर मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ तो मैक्रो में मेरे पास मोर देन ग्रेटर देन 1000 डाल्टन से ज़्यादा जिसका वेट होगा वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल में काउंट होगा। इतनी बात हमें समझ आ रही है ना। तो क्या उसने कहा क्या कि हमारे पास जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल है वो स्मॉल साइज के हैं, लो मोलिकुलर वेट है, रेडिली सॉल्युबल इन द वाटर एंड डिफ्यूजिबल, वाइल द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल में बी माइक्रो, फॉर एग्जांपल मोनोशुगर्स, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। और मैक्रो बायोमोलिक्यूल लार्ज साइज्ड, हाई मोलिकुलर वेट, इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल एंड नॉन डिफ्यूजिबल, जैसे कि प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बड़े मोलिक्यूल हैं। और बड़ों में भी अगर मैं बात करूँ, जैसे प्रोटीन है तो पॉलीपेप्टाइड है ना, फैट या लिपिड है तो इनके बड़े न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें बड़ी। दीज बोथ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जैसे अगर मैं नॉर्मली अगर आपसे बात करूँ तो हमारे पास जैसे अगर आपके पास कैटेगरी आ रही है लाइक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की, तो इसमें मेरे पास जो साइज़ रहने वाला है, साइज़ क्या था हमारे पास यहाँ, अगर हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो बेसिकली आपके पास जो साइज़ होने वाला है वो रहेगा 18 डाल्टन से 800, राइट, 800। यानी कि अगर हम बात करें तो लेस देन 1000 डाल्टन, ये साइज़ आपके पास रहना चाहिए, राइट। ये साइज़ रहेगा। और इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास एग्जांपल में आ सकते हैं इसके अंदर बायोमाइक्रोल में, जैसे अगर मैं बात करूं मोनोसैकेराइड, राइट, ओलिगोसैकेराइड, तो ये किस में हो गए, कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में। फिर जैसे मैं बात करूं मेरे पास फैटी एसिड चेन्स, या फिर मैं बात करूं ग्लिसरॉल की, है ना। फिर मैं बात कर रहा हूँ जैसे मेरे पास है अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, फिर मेरे पास आ गई पेप्टाइड्स, यानी कि अमीनो एसिड हो गए, फिर न्यूक्लियोटाइड हो गए या न्यूक्लियोसाइड हो गए। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे बेटा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हम बात करें बायो मैक्रोमोलिक्यूल की, तो उसमें हमारे पास साइज़ क्या रहने वाला है, उसमें साइज़ रहेगा आपके पास मोर देन 1000 डाल्टन, ये मॉलिकुलर वेट है जो 1000 से ऊपर रहने वाले हैं। तो उसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो हमारे पास कौन आएगा, जैसे मेरे पास आएंगे पॉलीपेप्टाइड्स। कौन आएंगे बेटा जी, पॉलीपेप्टाइड्स। फिर कौन आने वाले हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड्स हो गए,
पॉलीसैकेराइड्स कौन आएंगे बेटा जी, पॉलीसैकेराइड्स। फिर मेरे पास कौन आने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड। कौन आएगा बेटा जी, न्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीपेप्टाइड्स मेरे पास क्या हो गए, बड़े प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है ना। पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गए, जो बड़े हायर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं। और न्यूक्लिक एसिड में मेरे पास हम बात करें जेनेटिक मॉलिक्यूल जैसे डीएनए और आरएनए, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो ये सब किस कैटेगरी में काउंट होंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में। तो हमने याद क्या रखना है कि भाई हमारे पास एक तो ये वेट जो है और एक ये वाला वेट, कि भाई हमारे पास अगर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल वाली कंडीशन है, यदि अगर हम बात कर रहे हैं तो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है उसमें 1000 डाल्टन का वेट रहेगा, और जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास रहेगा ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वो कहता है कि रोल ऑफ वाटर, अगर हम वाटर के बारे में अगर हम कंसीडर करें, तो अगर हम रोल ऑफ वाटर चेक कर रहे हैं तो वाटर फॉर्म 70-90% ऑफ द सेलुलर पूल, इट फॉर्म 65% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ H&O, यानी हाइड्रोजन लगता है उसमें, ऑक्सीजन लगेगा, और रेशियो क्या रहेगा हमेशा 2:1। 95% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एंड 5% इन कंबाइंड फॉर्म इन द सेल। यानी किसी भी सेल के अंदर आपके पास 95% जो वाटर है वो फ्री फॉर्म में है, और 5% कैसा है, वो कंबाइंड फॉर्म में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन। तो कहता है इसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इज मेनली यूटिलाइज इन एरोबिक सेल रेस्पिरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो बात आती है कि रेस्पिरेशन। तो बेटा जी रेस्पिरेशन यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब ये हो गया, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब मैं CO2 का बेटा जी ब्रेक डाउन करूँ और इससे क्या रिसीव करूँ, बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो क्या होती है, ATP। अब हो सकता है कि ये फिनोमेना तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करो, या फिर हो सकता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में करो। अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं तब तो फिर वो क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर उसकी एब्सेंस में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एनरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज अ मेनली यूटिलाइज इन एरोबिक सेल रेस्पिरेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल, सो इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो बेसिकली आप ATP के मॉलिक्यूल कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली 5% एनर्जी अवेलेबल इज रिलीज्ड। कहने का मतलब अगर आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम कर रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई अगर आपके पास ये जो आप जो फिनोमेना चला रहे हैं, यानी मैंने CO2 से ATP बनाई, राइट। अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में चल रही है तो इसके सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट वैसी है। और अगर आप यही कन्वर्शन CO2 का ATP में कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तब जो ATP आपके पास मिलेगी उसमें अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी 36 to 38 ATP। तो जो ऊपर आपने जो फिनोमिना देखा, ऊपर जो मेरा फिनोमिना चल रहा है वो चल रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और जो नीचे हुआ वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनरोबिक करते हैं जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ज़्यादा नीड है एनर्जी की, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। लेकिन हमारी बॉडी में भी जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में दूँ ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग में भी एक्सेप्शन है। बॉडी के अंदर हमारे पास होती है बेटा, एक होती है हमारे पास मसल सेल, राइट, और एक मेरे पास होती है RBC। ये क्या करते हैं बेटा, अगर आप ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में देखो तो मसल सेल क्या करने लग पड़ेगी, एनरोबिक रेस्पिरेशन। सेम RBC तो करती है एनरोबिक रेस्पिरेशन, क्यों, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। कहता है सोडियम क्लोराइड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, स्पेशली व्हेन इन आयनिक फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जनरली इन द रेशियो 1:2:1। ये तो पता ही है हमें, कार्बोहाइड्रेट की जो रेशियो होती है वो क्या रहती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट मतलब इसमें रहता है CnH2O का होल n, है ना। तो n हमारे पास कार्बन नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का वही रेशियो है जो उसके एक्चुअल पानी में होता है, 1:2:1। इतनी बात समझ आ रही है। नाउ अब हम बात करें कि भाई हमारे पास जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है जनरली, उसमें जो रेशियो चल रहा है वो रेशियो क्या रह रहा है आपके पास, 1:2:1। दीज आर कॉमनली कॉल्ड सैकेराइड्स। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स,
और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। क्या होता है? मतलब शुगर। मोस्ट ऑर्गेनिज्म यूज कार्बोहाइड्रेट एज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल ब्रेकिंग द दीज बॉन्ड्स एंड रिलीजिंग एनर्जी टू सस्टेन लाइफ। तो मैक्सिमम सब देखो, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, वो फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है बेटा जी? ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होने वाला है? ग्लूकोज। क्यों? ऐसा क्यों? ग्लूकोज को ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा एज अ फ्यूल? क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करने वाला जो मैकेनिज्म है वो हर एक सेल के पास होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रोटीन। कहते हैं प्रोटीन आर पॉलीमेरिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड। तो जब आपका एक अमाइनो एसिड जब आपका एक अमाइनो एसिड जब आपका एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ अटैच होता है, तो जो बीच में बॉन्ड जो क्रिएट किया आपने, उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो प्रोटीन आर पॉलीमेरिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ amino acids by the peptide bond. Out of about 100 type of amino acids, only 20 type of amino acids are the biological importance. Protein play a vital role in the formation of structure in the living organism. Like carbohydrate and fat, protein can broken down with the release of energy. तो बेसिकली उसने कहा कि भाई हमारे पास जो हमारी सेल होती है, हमारे पास जो कोई सेल है, सेल के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास मोर देन 100 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट सिर्फ 20, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सिर्फ 20 टाइप्स के जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वही आपकी हेल्प करते हैं किस किस काम के अंदर? प्रोटीन फॉर्मेशन में। किस में काम करेंगे बेटा जी? वो प्रोटीन फॉर्मेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा क्यों? कि एक्चुअल में क्या है कि जो 20 टाइप के जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं उन्हीं को हम एक्टिवेट कर पाते हैं। तो जब क्योंकि उनको एक्टिवेट करने वाला जो एंजाइम है वो 20 टाइप्स का है, इस वजह से आपके पास 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स ही हैं जो हेल्प करेंगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स को क्रिएट करने में। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है कि भाई हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं। फिर हमने बात की कि भाई अब आगे आगे रोल ऑफ लिपिड्स। लिपिड comprise a major group of insoluble hydrocarbon having a many functions. These are polymer of alcohols and fatty acids, यानी ग्लिसरॉल उसका एग्जाम्पल है। Linked by ester bonds. Complex lipids such as true fats are important organic molecules that are used to provide energy. तो कहता है इस तरीके से जैसे हमने बात की यहाँ पे हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गए या प्रोटीन्स आ गए या लिपिड आ गए। लिपिड भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट इन तीनों में अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूँ, अगर इन तीनों में बात करें तो सबसे अच्छा जो रेस्पिरेटरी हमारे पास सबस्ट्रेट है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि मैंने रीज़न दे दिया ग्लूकोज। जैसे अगर वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन करेगा तो आपको वो कितना दे रहा है? अगर एरोबिक में कर रहा है तो वो 36 to 38 ATP देता है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक फैट के मॉलिक्यूल को अगर हम उसका ब्रेकडाउन करें तो वो आपको 300+ ATP के मॉलिक्यूल देगा, जो ज़्यादा बेटर प्रोसेस है, मतलब है ना, मतलब ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई 300 ATP दे रहा है, बट हम फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बड़ी जल्दी ब्रेकडाउन करता है, बड़ा ईजिली करता है, उसका मैकेनिज्म ईजी है। बाकी मेटाबॉलिज्म जो है, यानी प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना या लिपिड को मेटाबोलाइज करना, ये बहुत टफ काम है। नाउ आगे बात करते हैं। अगला मेरे पास आ गया, नेक्स्ट हम बात करें रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंटरलिंक्ड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड इज फाउंड ऑफ 3 कंपोनेंट, पेंटोज शुगर, है ना, जैसे अगर हम बात करें राइबोस इन RNA एंड डीऑक्सीराइबोस इन DNA, अ फॉस्फेट ग्रुप इन द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस, अ प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो कहता है अगर अगला जो मैं देखूँ तो मेरे पास आता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ होती है? न्यूक्लिक एसिड कहता है न्यूक्लिक एसिड में अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे पास दोनों आ सकते हैं, या तो DNA या फिर RNA। अगर मैं DNA की बात कर रहा हूँ तो DNA में हमारे पास क्या चीज़ है? DNA में बेसिकली हमारे पास जुड़ने वाला है एक फॉस्फेट। फॉस्फेट जुड़ेगा पेंटोज शुगर के साथ। किसके साथ जुड़ेगा बेटा? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर के साथ, और साथ में लगेगा क्या? नाइट्रोजनस बेस। क्या लगेगा? नाइट्रोजनस बेस। बस ध्यान इसमें रखना कि जो पेंटोज शुगर है वो यहाँ पर है डीऑक्सीराइबोज वाली, राइट। और जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें मेरे पास क्या क्या लगने वाला है? उसमें लगने वाला है मेरे पास एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। लेकिन अगर यहीं मैं RNA के फॉर्मेशन की बात करूँ तो RNA को बनाने के लिए मुझे चाहिए फॉस्फेट, वही पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ जो पेंटोज कार्बन हमारी यूज़ हो रही है वो यहाँ पर है राइबोज शुगर। क्या है बेटा जी? राइबोज शुगर। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ एडेनिन यूज़ होगा, गुआनिन होगा,
थाइमिन की जगह हम यूरेसिल यूज़ करेंगे और साइटोसिन, ये डिफरेंस आएगा। तो ये हमने नहीं बोलना कि भाई हमारे पास डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंस है ना। तो वो कहता है ये भी हमारे पास आ गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो दीज आर द, उसने कहा कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। यानी सारी इन्फॉर्मेशन, सेल क्या करना है, सेल ने कैसे बनना है, सेल ने क्या फंक्शंस करने हैं, वो डीएनए ही कंट्रोल करेगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है बेटा जी, वही क्या है आपका न्यूक्लियस, राइट। वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारे घर में हमारे फादर होते हैं, पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस है। सेम टू सेम किसी भी सेल के अंदर, जैसे हमारे पास सेल है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन बैठा हुआ है बेटा, डीएनए आपका एज अ जेनेटिक मटीरियल, राइट। तो वो कहता है इसके अलावा आरएनए ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल इन ऑल प्लांट वायरसेस, जैसे कि टीएमवी हो गया, इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। नॉर्मली अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटीरियल का रोल प्ले करेगा डीएनए, आरएनए नहीं करेगा। लेकिन एक याद रखें कि आरएनए से हमारे डीएनए का एवोल्यूशन हुआ है, इस चीज़ को आप याद रखें, राइट। क्योंकि आरएनए थोड़ा अनस्टेबल था, वो लॉन्ग लाइफ स्पैन के लिए सूटेबल नहीं है, तो हमने डीएनए की फॉर्मेशन करी, डीएनए का एवोल्यूशन हुआ और डीएनए का डेवलपमेंट हुआ। डीएनए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल है कंपैरेटिवली आरएनए के। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली। अब जब वो कहता है कि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो बेसिकली एक टर्म हमारे पास आती है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपको लिविंग क्रिएचर्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन पता लगा, कैसे लगा पता, देख लेते हैं। वो कहता है कि हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, हम कैसे क्रिएट करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग कौन होते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। GRMC, GRMC याद रख सकते हो, निमोनिक्स। G स्टैंड फॉर बेटा ग्रोथ, क्या होता है, ग्रोथ। R स्टैंड फॉर बेटा जी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। M स्टैंड फॉर बेटा जी मेटाबॉलिज्म, और C स्टैंड फॉर बेटा जी कॉन्शियसनेस। ये आपने याद रखना है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। हम ये चीज़ याद रख सकते हैं, GRMC। तो क्या बोला गया कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके सामने है, अगर वो GRMC शो कर रहा है, यानी उसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस आपको नोटिस हो रही है, तो वो फिर क्या है, पक्का लिविंग क्रिएचर है। तो अगर किसी में ग्रोथ हो रही है, किसी में रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और किसी में कॉन्शियसनेस हो रहा है। लेकिन जब हम उसको हमने डिटेल में चेकआउट किया, तो पता लगा हमारी जो डिफाइनिंग, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ बनी, जो डिफाइनिंग फीचर बने, हमारे डिफाइनिंग फीचर्स, जब हमारे डिफाइनिंग फीचर हमारे सामने आए, तो हमें पता लगा उसके अकॉर्डिंग एक हमारी इंटरनल ग्रोथ, सेकंड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और कॉन्शियसनेस। ये जो मेरे पास 3 टर्म्स आई, ये मेरी क्या बनी बेटा जी, डिफाइनिंग फीचर बने। कौन कौन से बने, एक मेरा बना इंटरनल ग्रोथ, एक मेरा बना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक मेरा बना कॉन्शियसनेस। तो अगर आपको किसी भी सामने वाले क्रिएचर के अंदर, है ना, सब्जेक्ट के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आपको इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस आपको नज़र आती है, तो वो 101% क्या है बेटा जी, लिविंग है। बट जैसे मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की, ग्रोथ मेरा डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया ग्रोथ, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होते हैं बेटा जी। जैसे मैं बात करूँ, जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ, कहते हैं ग्रोथ 2 तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है इंट्रिंसिक और एक हो सकती है एक्सट्रिंसिक, राइट। तो जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है या इंटरनल ग्रोथ है, वो आपको मिलेगी लिविंग बींग्स के अंदर या लिविंग क्रिएचर में। जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो मिलती है आपको नॉन लिविंग में। तो इस चीज़ को आप याद रखें, इसीलिए ग्रोथ मेरा डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाया। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तो रिप्रोडक्शन में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो, ये भी मेरा जो रिप्रोडक्शन है वो भी मेरा डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाया, क्योंकि ऐसे भी लिविंग क्रिएचर जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल होता है ना, स्टेराइल कपल्स होते हैं, या फिर हनी बी जो वर्कर्स होते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो फिर ये डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाया। मेटाबॉलिज्म भी नहीं बन पाया। मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं बना बेटा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ, मेटाबॉलिज्म
सस्टेन ही है कि वो लिविंग सिस्टम के अंदर ही चल सकता है, वो लिविंग सिस्टम के बाहर भी रन करता है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको भी लिविंग रिएक्शन आप लेबॉर्ट्री में भी रन करवा सकते हैं या बाहर भी करवा सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं चाय बना रहा हूँ, तो चाय एक रिएक्शन ही तो है, तो वो तो लिविंग सिस्टम से बाहर रन कर रही है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म भी नहीं बन पाया डिफाइनिंग फीचर। फिर आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरा डिफाइनिंग फीचर बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे काउंट भी है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हो और उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, वो क्या होता है कॉन्शियसनेस। क्या होती है बेटा जी कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली लिविंग क्रिएचर डिफाइंड हो गया विद द हेल्प ऑफ 3 डिफाइनिंग फीचर, इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। अब जब ये सारी चीज़ें निकल कर आई तो हमारे पास जो लिविंग क्रिएचर थोड़े बहुत नहीं थे। अगर हम देखें तो मेरे पास 1.5 मिलियन से 1.7 मिलियन वेराइटीज़ आई ऑर्गेनिजम्स की। यानी मैं अगर मोटा मोटा बोलूँ तो 15 से 17 लाख हमारे पास क्या है बेटा ऑर्गेनिज्म है। अब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी थी तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करते। तो कहते हैं इसके लिए मैंने एक बायोलॉजी की एक ब्रांच तैयार की जिसका नाम मैंने रखा टैक्सोनॉमी। क्या नाम रखा बेटा जी टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है टू अरेंज अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना। टैक्सा है, इसमें एक वर्ड है टैक्सा और दूसरा है नॉमी। एक वर्ड आ गया टैक्सा और दूसरा आ गया नॉमी। तो टैक्सा का मीनिंग जो आ रहा है वो क्या आ रहा है टू अरेंज, और नॉमी का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। आप एक लॉ बनाइए उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करें। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी। नंबर 1 हम सबसे पहले करेंगे कैरेक्टराइजेशन। क्या करेंगे बेटा कैरेक्टराइजेशन। सेकंड बेटा जी हम क्या करेंगे, जब जैसे कैरेक्टराइजेशन करोगे तो हम करेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन। आपने जब करेक्टर लिख लिए, आपके सारे करेक्टर डिटेल में आ गए, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैच कर सकते हो पुराने डाटा के साथ। अगर आपको लगा कि भाई ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड है तो हम उसको कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसके करेक्टर किसी से मैच नहीं करते तो मतलब वो यूनिक है ना। फिर जैसे हो जाएगा, अगर आपको पता लगा यूनिक है तो हम उसका नॉमनक्लेचर कर देंगे। नॉमनक्लेचर करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो बायनोमियल नॉमनक्लेचर। हर किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देना 2 वर्ड से, ठीक है। उसके बाद जब ये काम हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे बेटा उसका क्लासिफिकेशन। ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो ये 4 स्टेप करने हैं आपने, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर करेंगे नॉमेनक्लेचर, फिर करेंगे क्लासिफिकेशन। ये सब कुछ किसके अंदर आता है टैक्सोनॉमी में आता है। तो वही हम बात करें टैक्सोनॉमी। फिर टैक्सोनॉमी के बाद एक टर्म और हमारे पास निकल कर आई और वो बड़ी ज़बरदस्त रही। उसका नाम रखा हमने सिस्टमैटिक्स। क्या नाम रखा बेटा सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है प्रॉपर वे में अरेंज करना। तो इसमें हमने ये 4 स्टेप तो कर नहीं थे ऊपर वाले, हमने एक स्टेप और जोड़ दिया। इसके बाद एक लास्ट स्टेप और हो गया, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये भी चेक करना है आपने, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपने ये भी चेक करना है, ओके। तो वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि वो कहता है जो हमारे पास सिस्टमैटिक है वो क्या चीज़ है। कहते हैं द टर्म सिस्टमैटिक वॉज प्रपोज्ड बाय द लीनियस इन 1735। बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट आप याद रखें। तो बेसिकली हमारे पास लीनियस ने, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक, हमने जो यहाँ पे बात की, वो जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो किसने दिया हमें लीनियस ने दिया। कब दिया 1735 में। इट इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स। नाउ न्यू सिस्टमैटिक और बायोसिस्टमैटिक इज अ न्यू ब्रांच। इट्स नेम वाज गिवन बाय द जूलियस हक्सले। उसके बाद थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ तो हमारे पास एक आ गई न्यू सिस्टमैटिक या बायोसिस्टमैटिक। ये नई ब्रांच थी सिस्टमैटिक की और इसे दिया था जूलियन हक्सले ने 1940 में। नाउ टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइंड बाय APD कैंडोल। ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ बात की ना टैक्सोनॉमी की। तो जो टैक्सोनॉमी की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो किसने दिया था APD कैंडोल ने। नाउ तो जो सिस्टमैटिक जो हमारे पास परफॉर्मा था, फिनोमेना था, वो डिस्क्राइब किया था लीनियस ने। लेकिन जो हमारे पास टैक्सोनॉमी जो टर्म थी वो हमें किसने दी थी APD कैंडोल ने। तो कैरोस लीनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है यहाँ से कि जो मेरे पास टैक्सोनॉमी का जो फादर था वो कौन था बेटा कैरोलस लीनियस ना। H. संतापाउ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट करेगा, है ना। सिस्टमैटिक किसने प्रपोज की बेटा लीनियस ने की थी, कैरोलस लीनियस ने 1735 में। टैक्सोनॉमी की जो टर्म है वो कॉइन की थी APD कैंडोल ने। फिर
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमारे पास है कैरोलस लिनेस ही है, राइट। और फादर ऑफ इंडियन अगर टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो वो कौन है, एच संतापाव। नाउ अब हमारे पास टाइप आ गए टैक्सोनॉमी के। तो पहले मेरे पास जो टाइप आया वो है अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। याद रखें आप कौन कौन से, अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। फिर उसके अलावा साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और कैरियोटैक्सोनॉमी। ये सारे के सारे टाइप हैं किसके, टैक्सोनॉमी के। ये मेरे पास क्या रहे बेटा, टाइप्स आ रहे हैं, टाइप्स, है ना। देखिए मटेरियल बहुत अच्छा है आपके लिए, तो आप लोग उसको अगर कंसीडर करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ड्यूरिंग एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर मैं अल्फ़ा टैक्सोनॉमी की बात करूँ तो ओनली द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आर यूज्ड। दो चीज़ें ध्यान रखना, क्या बोल रहा है, जहाँ पर आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो जो बाहर से देखे आते हैं, आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। कहता है अगर आप वो कहता है कि अगर आपने प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करनी है और क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके लिए अगर आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वो मेरे पास कौन सी होगी, अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, ठीक। बीटा टैक्सोनॉमी क्या है, बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करने वाले हैं बेटा जी, उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, पिनियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और साथ बाद में बाकी सारे कैरेक्टर हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें ऑल ओवर बीटा टैक्सोनॉमी हम सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं, समझ आया कि नहीं। तो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन बीटा में क्या करेंगे हम, उसका जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, यानी हम उसके जीन्स के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसकी सेल की जो क्या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस उनके बारे में, पेलियोलॉजिकल मतलब उसकी एवोल्यूशन के हिसाब से, फिर फिजियोलॉजिकल उसके अंदर टोटल जो उसके अंदर रिएक्शन चल रही है उन सब को हम देखते हुए बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आगे ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम एनालिसिस क्या करें, एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ all information and type of data to develop classification system based on the phylogenetic relationship। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है उसमें हम प्रीवियस जनरेशन्स की बात करते हैं, मतलब आपका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से हुआ है। मान लो कि जैसे मेरे पास ये मैमल्स है, ये मैमल है, मैमल से एक बन गए हॉर्स, मैमल से बन गया रैबिट, मैमल से डेवलप हुआ बैट, मैमल से डेवलप हुआ ह्यूमन, मैमल से डेवलप हुआ ब्लू व्हेल। तो आप देख रहे हो कि भाई सारे के सारे एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हुए हैं, किससे, कहाँ से, और ये मेमेलिया हैं सब, क्या है ये मेमेलिया, है ना, क्लास मेमेलिया से डेवलप हुए हैं, है ना। तो यानी कि इनके एंसेस्टर कॉमन है, तो ये क्लोज रिलेटिव है, भले ही ये अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो उसको बोलते हैं हम क्या, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप चेक करना है, तो उससे पता चलेगा कि भाई कौन आपके क्लोज रिलेटिव है। नाउ अगली हम बात करें साइटोटैक्सोनॉमी की। द यूज ऑफ द साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट एंड क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग द टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइटो, मतलब अब यहाँ पर हम सेल के कैरेक्टर्स को चेक करेंगे, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लांट के ना, कि सेल किस टाइप की है, वो कॉलन काइमा है, वो पैरन काइमा है, वो स्क्लेरन काइमा है, वो स्क्लेराइड्स है, वो जाइलम है, वो, तो आप उसके कैरेक्टर्स के ऊपर जा रहे हो तो उसको बोलते हैं हम साइटोटैक्सोनॉमी। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, है ना। नो अगला मेरे पास आ गया कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में अगर हम बात करें तो हमारे पास द यूज़ ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द प्लांट फॉर क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग द टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ अगर हम बात करें कीमोटैक्सोनॉमी में, यूज़ द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कंपाउंड वो किस टाइप के हैं, उनके बारे में डिटेलिंग बतानी है आपने, और उसके हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन कर देनी है, राइट। तो बेसिकली उसने कहा कि भाई हमारे पास केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द प्लांट फॉर क्लासिफिकेशन और इन द सॉल्विंग टैक्सोनॉमी प्रॉब्लम इज कॉल्ड कीमो टैक्सोनॉमी और केमिकल टैक्सोनॉमी। तो उसे हम कीमो भी कह सकते हैं और केमिकल टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। द बेसिक केमिकल कंपाउंड यूज इन द कीमो टैक्सोनॉमी आर एल्केलॉइड, कैरोटीनॉइड और टैनिन। तो इनके हिसाब से आपने इसको क्लासीफाई करना है। अगला आ गया कैरियोटोमी, कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। पैटर्न ऑफ क्रोमोसोमल बैंड इज मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पैटर्न चेक करें कि क्रोमोसोमल के बैंड कैसे हैं। तो बेसिकली हमने देखना है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर
का उसका करैक्टर कैसा है और क्रोमोसोम कैसे है ना। क्रोमोसोम का नंबर चेक करो, मतलब जैसे अगर 46 होगा तो कोई अदर स्पीशीज़ है, कहीं आपको 24 क्रोमोसोम मिल रहे हैं तो अदर स्पीशीज़ है, कहीं 16 मिल रहे हैं तो अदर स्पीशीज़। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 होते हैं, 16 की बात करें तो हमारे पास हनी भी होती है। तो अलग अलग तरीके से हमने देखना है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। कहता है नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, इसका नाम है, एक डिपार्टमेंट हमारे पास है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। आप इसके थ्रू किसी भी लिविंग क्रिएचर का नाम देते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हमारे पास डिपार्टमेंट है, अगर आपने प्लांट का नाम देना है तो हम डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे ICBN। और अगर आपने एनिमल का नाम देना है बेटा जी, किसी एनिमल को साइंटिफिक नेम देना है तो हम नाम रखेंगे ICZN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जबकि एनिमल वाले का नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस चीज़ को हमने भूलना नहीं है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये। नाउ फिर उसने कहा कि भाई हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है इज़ गिविंग डिस्टिंक्ट साइंटिफिक नेम टू वेरियस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो साइंटिफिक नेम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका लोकल नेम कुछ भी हो सकता है, घर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक, जैसे हमारा, अगर मैं ह्यूमन के अंदर बात करूँ, है ना, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ गया ह्यूमन, है ना। आपका कुछ भी नाम हो सकता है, राम श्याम जो भी, लेकिन साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, होमो सैम्पियंस। क्या नाम है बेटा जी, होमो सैम्पियंस। जिसमें से होमो का जो पहला वर्ड जो है वो है हमारा जेनरिक एपिथेट। क्या है बेटा जी, वो जेनरिक एपिथेट। यानी सैम्पियंस क्या है हमारे पास, वो है स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है बेटा जी, स्पेसिफिक एपिथेट। एक चीज़ थोड़ा सा गलत होगी कि हमारे पास जो स्पीशीज़ का नाम होगा ना, उसका पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। तो ये क्या, होमो सैम्पियंस। फिर और चीज़ हमने क्या ध्यान रखनी है, आगे हमने ये ध्यान रखना है कि जो दोनों वर्ड आपने लिखे हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो उसको सेपरेट अंडरलाइन करो। आपका जीनस का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल आएगा, और जो मेरे पास स्पीशीज़ का पहला वर्ड है वो हमेशा, जीनस का हमेशा कैपिटल आएगा और स्पीशीज़ कैसा आएगा, स्मॉल आएगा, राइट। यानी जेनरिक एपिथेट मतलब जीनस को शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब क्या है, ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात अपने ध्यान रखनी है। तो वो कहता है यहाँ जो नॉमेनक्लेचर की हम बात करें, इज गिविंग डिस्टिंक्ट साइंटिफिक नेम टू द वेरियस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। द नेम आर ऑफ टू टाइप्स, वर्नैकुलर और साइंटिफिक। तो दो नाम हो सकते हैं, एक तो कॉमन नाम है और एक साइंटिफिक नाम है। टाइप ऑफ द नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूँ तो मेरे पास अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। पॉलीनोमियल्स का मतलब है कि जहाँ पर आप दो से ज़्यादा या ज़्यादा नाम दे रहे हैं। बाइनोमियल में मतलब कि आपने टू वर्ड का ही नाम देना है, टू वर्ड्स का, वो दो वर्ड्स का ही होना चाहिए। और ट्राइनोमियल में क्या है हमारे पास, जहाँ पर थ्री वर्ड्स के नाम आ जाते हैं, थ्री वर्ड्स के, राइट। जैसे मैं अगर अब रियल में अगर हम बात करें, ह्यूमन का जो रियल अगर हम देखें तो वो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर से हुआ। जैसे नाम क्या है, हमारा पूरा नाम क्या है, होमो सैम्पियंस सैम्पियंस। इसमें पहला आ गया जीनस, दूसरा आ गया स्पीशीज़, और तीसरा हमारा आ जाता है इसमें सब स्पीशीज़। याद रखें इस चीज़ को, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि कैरोलस लीनियस इज़ द फाउंडर ऑफ द बाइनोमियल सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन है, तो कैरोलस लीनियस इज़ द फाउंडर ऑफ द बाइनोमियल सिस्टम। लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम इज़ बुक स्पीशी का आ सकती है आपको, स्पीशीज प्लांटेरम। क्या है बेटा वो, स्पीशीज प्लांटेरम। नाउ इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट, जेनरिक नेम, और अभी मैंने आपको बताया एक आपके पास होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जीनस जो है, जीनस जो आपके पास है उसे हम बोलते हैं जेनरिक नेम, जेनरिक एपिथेट, और जो स्पीशीज़ है वो क्या आपका स्पेसिफिक नेम यानी स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, क्या, सोलिनम ट्यूबरोसम, आलू का नाम है, पोटैटो का नाम है, ये क्या है, सोलिनम ट्यूबरोसम। इतनी बात समझ आ गई। अब उसने कहा कि हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है जो उस पर कंट्रोल करते हैं। जैसे मेरे पास पहला जो डिपार्टमेंट आ गया वो है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये जो है वो प्लांट के ऊपर काम करेगा। ये प्लांट को, मतलब जितनी भी हमारी प्लांट कैटेगरीज हैं उनके लिए नॉमेनक्लेचर करेगा, जो प्लांट्स होंगे, राइट। तो क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, प्लांट की बात कर रहा है।
ICBN वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द स्पार्ज, हैचकॉक और ग्रीन। इन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। कब किया था? 1930 में। और ICBN फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। तो ये आपको ईयर आ सकता है, अच्छा इंपॉर्टेंट ईयर है, राइट। तो वो कह रहा है कि आपके पास जो ICBN है वो क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एक जो दूसरा एनिमल का जो डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है? ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें ऑफ की जगह बेटा फॉर आता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। ICBN का होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसमें होता है ICZN के अंदर होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें ऑफ ही रहता है, ये ऑफ है, ये फॉर है। तो ये जो हमारे पास आ गया ICZN, ये काम कर रहा है एनिमल्स के ऊपर, ये एनिमल का डिपार्टमेंट है। ये जितने भी लिविंग एनिमल क्रिएचर है, ऑर्गेनिज्म जो है, उनका नाम जो अगर आपने नॉमेनक्लेचर देना है तो वो ये डिपार्टमेंट चेकआउट करेगा। नाउ आगे देख लेते हैं कि क्या रूल है। दोनों के लिए कॉमन ही है। आप ऐसा मत सोचें कि IZ के लिए अलग है और B के लिए अलग है, मतलब हमारे पास जो बोटेनिकल नेम है वो अलग आएंगे। तो बोटेनिकल नेम के लिए जो है सेम रूल आपको एनिमल के लिए लगेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं। तो अब रूल्स की हम बात करें तो वो कहता है कि नेम ऑफ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। पहला आएगा उसमें वही जेनरिक नेम आता है, दूसरा स्पेसिफिक नेम आता है। इन प्लांट नॉमेनक्लेचर टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड। टोटोनिम्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम कैन नॉट बी सेम। आप सेम नहीं लगा सकते। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। बट टोटोनिम्स आर वैलिड फॉर एनिमल नॉमेनक्लेचर। जैसे नाजा, कहने का मतलब जैसे हम बात करें, जैसे सेम आ गया, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं हम टोटोनिम्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ये थोड़ा सा फ़र्क है। टोटोनिम्स का मतलब होता है कि आप जैसे प्लांट के अंदर जब आप जेनरिक और स्पेसिफिक नाम देंगे ना, एक जेनरिक था, पहला क्या है मेरे पास? पहले से होमो है, दूसरा क्या है? सैम्पियंस है। दोनों डिफरेंट है ना। तो प्लांट के अंदर वो दोनों डिफरेंट ही रहेंगे, टोटोनिम्स नहीं होंगे। मतलब जेनरिक नेम और जो स्पेसिफिक नेम है वो हमेशा ही आपका कैसा रहने वाला है? कैन नॉट सेम, वो सेम नहीं होगा कभी भी। लेकिन एनिमल नॉमेनक्लेचर में वो सेम हो जा रहा है। जैसे नाजा, ये स्नेक का नाम है, इंडियन कोबरा, उसको बोलते हैं नाजा। इतनी बात समझ आई? नो आगे देखते हैं। तो वो कहता है कि लेंथ ऑफ द जीनस और स्पीशीज शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर्स। कम से कम 3 लेटर तो होने चाहिए शब्द के अंदर, आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। एंड नॉट मोर देन 12 लेटर, और ऐसा भी हो कि 12 से ज़्यादा लेटर ना हो। जैसे मैंगीफेरा इंडिका। एक्सेप्शन मेरे पास एक आता है रिकीशिया पैंथेना कोइटेनिस, है ना। तो ये नहीं आपको आएगा। बस जनरल आपने एक चीज़ याद रखनी है कि भाई हमारे पास आपके पास 3 लेटर से कम ना हो, है ना। कोई भी जीनस का नाम जो है उसके वर्ड में, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ होमो, तो होमो में कितने वर्ड आ गए? 1 2 3 4, 4 तो आएंगे ना। तो उसने कहा कि 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए और 12 लेटर से ज़्यादा ना हो, दैट्स ऑल। फिर आता है फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी कैपिटल। ये तो हमने मेरे को पहले डिस्कस कर दिया कि जब भी आप नाम जब आप लिखें तो उसमें जीनस जो है उसका कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट लेटर को, और जो स्पेसिफिक नेम होगा उसका जो फर्स्ट होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? स्मॉल लेटर में, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द नॉमेनक्लेचर शुड बी रिटन इन द रोमन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। तो जैसे उसने कहा कि वैसे मान लो कि ये नाम मेरे पास आया मैंगीफेरा इंडिका, आपने अगर साइंटिस्ट के नाम को भी शो करना है, जैसे मेरा नाम है आदर्श, है ना, और मैं बात करूँ, मैंने किसी चीज़ को डिस्कवर किया, तो अगर साइंटिफिक को भी अगर आपने ऑनर देना है तो आप उसके लास्ट में उसका वर्ड ऐड करेंगे और उसके स्टार्टिंग के 3 लेटर आप यूज़ करेंगे। जैसे लीनियस, तो लीनियस के हमने LIN जोड़ दिया। जैसे मेरा नाम, जैसे मान लो कि मैंने डिस्कवर किया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, तो मेरा नाम है आदर्श, तो मैं लास्ट में इसको जोड़ दूंगा ADA, तो मेरे आखिरी के 3 वर्ड, तो 3 ये मेरे पास इस तरीके से फिर नॉमेनक्लेचर होगा। तो इफ़ any scientist has proposed wrong name, then this name should be written in the bracket and the scientist who corrected the name should be written after the bracket.
जैसे हमारे पास एक नाम है सूगा कैंडेंसिस, ये लिनेस ने दिया था और बाद में उसे करेक्ट किसने किया? साल्सीबरी। मतलब अगर आपने पहले किसी साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया जो कि गलत है, उसको फिर आपने करेक्ट किया है किसी ने नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, तो जिसने गलत दिया उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, है ना, समझा कि ब्रैकेट एंड द साइंटिस्ट हु करेक्ट द नेम शुड बी रिटन आफ्टर द ब्रैकेट, तो उसको हमने पूरा लिखना है उसका नाम। ये बात आ गई नाउ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आ गई रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर देने की, है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, मेरे पास जो टर्म्स आ गई, टाइप ऑफ स्पेसिमेन हर्बेरियम शीट आर ऑफ डिफरेंट टाइम। मेरे पास अब हर्बेरियम शीट आ गई। हर्बेरियम शीट्स क्या होती है बेटा? आपने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में फाइल तैयार की होगी ना, हर्बेरियम फाइल। जैसे यहाँ पे मैंने कोई प्लांट लगा दिया, है ना, और यहाँ उसका मैंने बोटेनिकल और कॉमन नेम लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे उसकी क्लासिफिकेशन लिख दी, और यहाँ आपने उसके जनरल कमेंट्स लिख दिए सारे, है ना, वो कैसा हैबिटेट है, क्या है, सब सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दी, तो वो उसको बोलते हैं हम हर्बेरियम। तो इसमें हम होल प्लांट को यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, पेस्ट करना है। मतलब आपको कोई क्रॉप मिली, सीरियल्स की क्रॉप की, किसी की भी, वो अपना होल प्लांट यहाँ पे उसको ड्राई करके यहाँ पे अटैच कर दिया, तो आप उसका ड्राई वेट भी लेते हो, फ्रेश वेट भी लेते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है, तो उसको बोलते हैं हम हर्बेरियम फाइल, है ना। तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें, तो उसमें उसने कहा कि भाई हमारे पास पहली जो चीज़ आती है वो आती है होलोटाइप, हर्बेरियम शीट ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड, उसको बोलते हैं होलोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है? आइसोटाइप इज एन डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द होलोटाइप, राइट। आइसोटाइप क्या? जब आपके पास मेन वाला गुम हो गया है, तो आइसोटाइप इज एनी डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द होलोटाइप। लैक्टोटाइप, इन केस होलोटाइप इज लॉस्ट, अगर आपसे मेन वाला होलोटाइप अगर आपसे लॉस्ट हो गया है, सेकंड हेर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड लैक्टोटाइप, आ सकता है। फिर आता है आइसोलैक्टोटाइप। आइसोलैक्टोटाइप इज एनी डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ लैक्टोटाइप। फिर आ गया सिन टाइप, इन केस ऑफ होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट, देन मैनी हेर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैनी प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज कॉल्ड सिन टाइप। फिर आ गया आइसोसिन टाइप, इट इज़ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द सिन टाइप, जैसे ये भी गुम हो गया तो इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो हो जाएगा आइसोसिन टाइप। फिर आता है नियो टाइप, इन केस ऑफ होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट, देन हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड नियो टाइप। फिर आ गया आइसोनियो टाइप, एनी डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ द नियो टाइप। देखो सारी चीज़ें, अगर आपको ऊपर वाली टर्म समझ आ रही है तो दूसरी आ जाएगी इजीली। फिर आ गया लास्ट पैरा टाइप, जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन शीट यूज इन दी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, अगर आप और ज़्यादा उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हो तो वो कहलाती है पैराटाइप। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सम अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सम वेरिएशन। नाउ अगला जो टर्म आती है वो आती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, डिटेल में देखते हैं। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसे बोलते हैं हम टेक्सोनॉमी हायरार्की। क्या बोलते हैं बेटा जी? टेक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, इसमें क्या है कि हमें एक हायरार्किकल ऑर्डर तैयार करना है। लाइक सबसे पहले सबसे बड़ा जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो होती है किंगडम। किंगडम से छोटा होता है बेटा हमारे पास फाइलम। फाइलम को हम डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं, पर फाइलम तब यूज़ करोगे जब आप एनिमल की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं बेटा जी? एनिमल। अगर आप एनिमल को डिस्कस कर रहे हैं तो फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर आप प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं तो आप डिवीज़न वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, कोई इशू नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें फाइलम से छोटा जो हमारे पास आएगा वो आएगा क्लास। अगली कैटेगरी ऑर्डर। ऑर्डर से छोटी होती है हमारे पास फैमिली। फैमिली से छोटी होती है बेटा जी जीनस, और सबसे छोटी हमारे पास होती है स्पीशीज़। यानी जैसे जैसे थ्रू आउट द आप ग्रुप नीचे आ रहे हैं, तो मेरे पास मेरा जो कॉमन कैरेक्टर है, मेरी जो सिमिलैरिटीज़ है, बेटा वो इंक्रीज़ हो रही है, और डाउन द ग्रुप में जैसे आ रहा हूँ। एक चीज़ और याद रखें कि हमारे पास जो किंगडम है वो मेरा क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, ये हाईएस्ट यूनिट है आपकी। और जो मेरे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन है बेटा जी? स्पीशीज़। ये क्या मेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या है मेरी वो? स्मॉलेस्ट यूनिट। आप किसी भी कैटेगरी, क्लास की बात कर लो, ऑर्डर की बात कर लो, इसको हम इंडिविजुअली बोलते हैं टैक्सॉन। क्या कहते हैं इसको? टैक्सॉन। और कलेक्टिवली सभी कैटेगरी एक साथ मैं क्या बोलूँगा? टैक्सा।
ये वर्ड आप ना भूलें। टैक्सॉन क्या होगा? सिंगल कैटेगरी। ऑर्डर है ना, ऑर्डर मेरा एक टैक्सॉन है, जीनस मेरा एक टैक्सॉन है, और जो मेरा टैक्सा है वो क्या है? कलेक्टिवली सभी को हम बोलते हैं, राइट। तो स्पीशीज़ होगी, जीनस हो गया, फैमिली होगी, ऑर्डर हो गया, क्लास होगी, फाइलम हो गया, और किंगडम हो गया। तो किंगडम मेरी सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट। और सबसे छोटी कौन सी है? स्पीशीज़। कौन सी बेटा जी? स्पीशीज़। चलिए, थैंक यू। ये हमारी वीडियो तैयार होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।